16 सेकंड की क्लिप ने ऐसा बवाल मचाया है कि अब नीले कपड़े पहनकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका वाड्रा। बात करेंगे क्या केजरीवाल से नाराजगी है दिल्ली के मुसलमानों की, और मुस्लिम बहुल सीट पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन सी पार्टी है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी राजनीति है। कांग्रेसी टूल की ओर से 16 सेकंड की एक क्लिप आती है जिसे लेकर पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग पर अड़ जाता है, तो बीजेपी का भी पलटवार लगातार जारी है। कल शाम गृह मंत्री ने पीसी भी की। इधर जो कांग्रेस इस पूरे मामले पर बखेड़ा खड़ा कर रही है, उनके सैम अंकल यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का एक पुराना ट्वीट इस समय बहुत चर्चा में है, जिसे खूब साझा भी किया जा रहा है। आपको भी बताते हैं। पित्रोदा ने इसी साल की शुरुआत में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा है, संविधान में सबसे बड़ा सहयोग जवाहरलाल नेहरू का था, ना कि अंबेडकर का। चेक कर लीजिए, यह पोस्ट 26 जनवरी 2024 की है। देखिए आप भी। सैम पित्रोदा ने शेयर किया है, संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? नेहरू का, ना कि अंबेडकर का। सैम अंकल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे देखिए क्या लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री। यानी अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं। यह भारतीय आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। अब देखिए आप, बाबा साहेब अंबेडकर को कौन अपमानित कर रहा है? संविधान के बारे में झूठ कौन बोल रहा है? संविधान को लेकर कुतर्क कौन कर रहा है? जवाब इस पर भी दिया जाना चाहिए। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में हाथरस और संभल का मामला भी उठाया। फिर कहा मुख्यमंत्री योगी झूठ बोल रहे हैं। यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। इस बात पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि कोरे कागज वाली संविधान की कॉपी क्यों बांटी गई। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि संविधान क्या उनके लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है, या कांग्रेस की मार्केटिंग का कोई फंडा है, ताकि इसके नाम पर भी पार्टी को फंड मिलता रहे। आज आपको एक एक कर बताएंगे संविधान की आड़ में कैसे राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है, कैसे आरक्षण के नाम पर आरक्षित वर्ग को भ्रमित किया जा रहा है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना के नाम पर कैसे बरगला रहा है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित ओबीसी नहीं है, जबकि आपको बता दें 30 से ज्यादा ऐसी मिस इंडिया हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से रही, ओबीसी वर्ग से रही। राहुल गांधी ने कहा कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में जमकर बेरोजगारी है। छुपकर चीन जाने वाले राहुल गांधी अक्सर चीन के पैरोकार बन जाते हैं। राहुल गांधी ने सरासर झूठ बोला कि राम मंदिर में कोई मजदूर नहीं था, जबकि राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों को ससम्मान बैठाया गया। इसके अलावा उन्होंने अभी संसद के इसी सत्र में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेकर तमाम कुतर्क किए। आपने भी देखे होंगे। मनुस्मृति को राहुल गांधी ने हमेशा टारगेट किया। राहुल गांधी से यह पूछना चाहिए कि मनुस्मृति में ऐसा कहां लिखा है कि रेप पीड़िता जेलों में बंद रहेंगी और बलात्कारी जेल से बाहर खुले घूमेंगे। कहां लिखा है बताइए। यह फालतू का ज्ञान इनको मिलता कहां से है? वहां तो यह लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह नहीं बता रहे राहुल गांधी। यही वजह है कि आए दिन कांग्रेस को नोटिस थमा दिया जाता है, और यह हम नहीं कह रहे, इसके सबूत है। अभी अभी बवाल मचे इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेताओं को नोटिस जारी हुआ है। यह नोटिस बुधवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ वीडियो क्लिप अपने हैंडल पर साझा करने के लिए मिला है। वहीं 16 सेकंड की क्लिप जिसे कांग्रेस की टूल ने जारी किया।
इसमें उनके द्वारा साझा की गई तमाम झूठी सामग्री को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। इसमें साफ कहा गया है कि यह पूरी तरह से भारत के कानून का उल्लंघन है। हालांकि भेजे गए इस नोटिस पर एक्स के साइबर अपराध समन्वय केंद्र से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। वैसे कांग्रेस को अपने नोटिस में एक्स ने यह भी उल्लेख किया कि वो इस मंच से यानी एक्स के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भरोसा रखते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करती है, तोड़ मरोड़ कर पोस्ट किया करती है। राज्यसभा में अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणियों को पूरा दिखाया जाना चाहिए था, जबकि कांग्रेस के नेताओं ने शाह के भाषण के कुछ अंश दिखाए। तो यह है कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे की सच्चाई, जिसे जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। आइए अब बात करते हैं दिल्ली के चुनाव। क्या मुस्लिम समुदाय की आम आदमी पार्टी से नाराजगी बढ़ गई है, जिसका फायदा अब कांग्रेस लेने का प्रयास में है? आपको याद दिला दें, 2020 में सीलमपुर के दंगे के बाद जब दिल्ली 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे, मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस के पार्षद जीते थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन विधानसभा में ये दोनों मुस्लिम प्रेमी पार्टियां यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग अपनी चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम समाज लंबे समय तक कांग्रेस को एक तरफा वोट करता रहा है, आपको भी याद होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, लेकिन एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न फिर बदला। तो ऐसे में यह सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का झुकाव किस पार्टी की तरफ रहेगा? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। पिछली बार की तरह ही दिल्ली में 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 2 सीटों पर नए चेहरे हैं, जबकि 3 सीटों पर उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अभी तक कोई और सीट जो उसके खाते में है उसमें मुस्लिम नेताओं को टिकट दे सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सियासी दांव चले हैं। दिल्ली में तकरीबन 12% मुस्लिम है, यानी कि हर 8वां मतदाता मुसलमान है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बल्ली मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर, दिलशाद गार्डन और किराड़ी, यहां मुसलमानों की संख्या काफी तादाद में है, जिसकी वजह से दिल्ली के 2024 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर भी मुसलमान बनाम मुसलमान के बीच ही सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं, ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। बीजेपी भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है और सीलमपुर से किसी मुस्लिम को ही प्रत्याशी बना सकती है। अब समझते हैं गणित इस बात का कि दिल्ली में मुस्लिम वोटों का पैटर्न क्या है। दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत ही प्लानिंग के साथ मतदान करते हैं। वैसे तो मुसलमानों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा। 2013 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के लिए भरपूर वोट दिए, भर भर के वोट दिए। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद बन गई आम आदमी पार्टी। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस 2013 में दिल्ली की 8 सीटें जीती, जिनमें से 4 मुस्लिम विधायक थे। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ खिसकता चला गया, जिसके बाद से कांग्रेस का खाता नहीं खुला। केजरीवाल ने एक बार फिर 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार क्या 2020 वाले नतीजे आप दोहरा पाएगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने दांव चले हैं। अब देखना है कि दिल्ली का मुसलमान किस पार्टी पर भरोसा जताता है।
कौन सी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद बनती है। खबर प्रधान में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।